हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि साल 2025 में आपके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी शानदार हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करेंगे 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें अगर आप साल 2025 में लमसम करते हैं तो आने वाले 15 से 18 सालों में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बन के आ सकता है। और गाइस, इन 4 फंड्स को हमने सेलेक्ट करने के लिए 8 फंड को इंक्लूड किया है एंड कंपैरिजन किया है। एंड आउट ऑफ दैट हमने अल्टीमेटली 4 वो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि लमसम के लिए काफी शानदार हो सकता है। तो गाइस, इसके लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे तो ऐसे लार्ज कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि आपको अगले 15 से 18 सालों में बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस, सबसे पहले बात करें लार्ज कैप इंडेक्स फंड के बारे में, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 फंड चूज करा हुआ है इस कैटेगरी से। पहला फंड है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। सेकेंड फंड है आपका यहाँ पे यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। एंड इन दोनों फंड्स को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका 36.87% का। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 37.23% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 1 साल का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.56% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में दोनों ही इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है ये बेहद ही शानदार दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। एंड दोनों फंड्स ने ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही परफॉर्म करके आपको दिया हुआ है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो लास्ट 1 ईयर में या फिर कह लीजिए वाईटीडी यानी कि साल 2024 में अभी तक इन दोनों ही इंडेक्स फंड्स ने काफी अच्छे तरीके से आपको पैसे बना के दिया हुआ है। इसके बावजूद भी कि पिछले 1 से 1.5 महीने में मार्केट काफी अच्छा खासा गिरा हुआ है। बात करी गई इस पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका 20.73% का। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.2% का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.25% का। तो गाइस, पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है ये काफी अच्छा दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। एंड दोनों फंड्स का जो रिटर्न है यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिलता है। बात करें गए पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का जो रिटर्न है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.07% का। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 21.7% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.39% का। तो गए पिछले 5 सालों में भी देखे तो दोनों ही इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। हालांकि दोनों फंड्स का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों में भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही निकल के आ रहा है। वहीं गाइस, बात करें इन दोनों ही फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का तो पहले बात कर लेते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, यानी कि कौन सा फंड कितना ज्यादा वोलाटाइल है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो बात करें पहला फंड यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.96 का। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.96 का ही। एंड कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.66 का। तो गाइस, स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड्स सेम ही दिखने को मिलता है। दोनों फंड की जो वोलाटिलिटी है सेम ही दिखने को मिल रहा है एंड अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। तो गाइस, ये दोनों ही इंडेक्स फंड आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है तो यहाँ पे वोलाटिलिटी भी ज्यादा है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का जो शार्प रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.75 का। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का जो शार्प रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 0.77 का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.73 का। तो गाइस, शार्प रेशियो के मामले में देखें तो दोनों इंडेक्स फंड का जो शार्प रेशियो है ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे है एंड अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही दिखने को मिलता है। तो यहाँ से यही पता चलता है कि इन दोनों इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है
अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ठीक ही दिखने को मिलता है, खराब नहीं रहता है। एंड लास्टली बात करी गई अल्फा का, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का जो अल्फा है वो है यहाँ पे आपका 1.91% का। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का अल्फा की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.3% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.65% का। तो गाइस अल्फा भी देखिए तो इन दोनों ही फंड्स का काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। एंड जो यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड है इसका अल्फा कंपैरेटिवली बेहतर दिखने को मिलता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही इंडेक्स फंड का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड्स का जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है। एंड रिस्क रेशियोज भी देखें तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन ये है कि भाई आप इन दोनों में से किसी एक फंड को चूज करके चल सकते हैं, लेकिन गाइस ध्यान रहे ये दोनों फंड अपने कैटेगरी में काफी हाई रिस्की होने वाला है। आप चलिए गाइस बात कर लेते हैं तो ऐसे ही फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप फंड्स का, तो यहाँ पे दो फंड है आपके लिए, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जीएम फ्लेक्सी कैप फंड। एंड इन दोनों फंड्स को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर या फिर कह लीजिए वाईटीडी साल 2024 में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका 28.06% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का साल 2024 का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.32% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले एक साल या फिर साल 2024 का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 25% के आसपास में। तो गाइस पिछले एक साल में या फिर साल 2024 में दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर दिखने को मिलता है। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न साल 2024 में काफी शानदार है, तो फंड यहाँ पे आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड। गाइस बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 26.83% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.22% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 19% के आसपास में। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का जो रिटर्न है अपने कैटेगरी एवरेज से काफी शानदार दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें जेएम फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका रिटर्न काफी शानदार है। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.72% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.96% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.28% का। तो गैस पिछले 5 सालों में भी देखे तो दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज से काफी शानदार दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें जेएम फ्लेक्सी का फंड का, तो वहीं गैस बात करें इन दोनों ही फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.18 का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.6 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.02 का। तो गाइस वोलेटिलिटी के मामले में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें गाइस साप रेशियो का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो साप रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.51 का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का साप रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.49 का। एंड कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो है आपका 0.87 का। तो गाइस साप रेशियो के मामले में देखें तो अगेन दोनों फंड काफी बेहतर दिखने को मिलता है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, और दोनों फंड का साप रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है। लास्टली बात करी गई अल्फा का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.18% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का अल्फा की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.42% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.55% का। तो गाइस दोनों फंड्स का अल्फा भी काफी शानदार दिखने को मिलता
मिलता है, स्पेशली बात करें जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें इन दोनों ही फ्लेक्सी कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड्स अपने अपने जगह पे काफी शानदार है। हालांकि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड थोड़ा सा कम रिस्क लेता है एंड आपको रिटर्न बेटर जनरेट करके देता है। वहीं अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर जो कि रिस्क थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं एंड रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन दैट केस आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड यहाँ पे काफी शानदार हो सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं ऐसे ही दो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि आपको अगले 15 से 20 सालों में बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस मिड कैप कैटेगरी से हम लोग बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड निप्पॉन ग्रोथ फंड के बारे में एंड इन दोनों फंड्स को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो लमसम के केस में देखें तो साल 2024 में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 58.39% का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का साल 2024 की रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.44% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का साल 2024 का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 32% के आसपास में। तो गाइस साल 2024 में निप्पॉन ग्रोथ फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया हुआ है, मार्जिनली ही सही लेकिन अंडर परफॉर्मेंस जरूर है यहाँ पे। लेकिन बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का तो इस फंड ने साल 2024 में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.09% का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 29.08% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.81% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो दोनों ही मिड कैप फंड्स का जो रिटर्न है अपनी कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिलता है। हालांकि बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसने पिछले 3 सालों में भी आपको शानदार रिटर्न दिया है तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए अगेन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। गाइस बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.16% का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.24% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.6% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का जो रिटर्न है अपने कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिलता है। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न पिछले 5 सालों में भी काफी शानदार है। वहीं बात करेंगे इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का तो पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.46 का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 14.37 का। एंड बात करें कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.68 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में देखें तो यहाँ पे निप्पॉन ग्रोथ फंड बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.75 का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.38 का। एंड बात करें कैटेगरी का शार्प रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.13 का। तो गाइस शार्प रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड्स का शार्प रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका शार्प रेशियो काफी शानदार है तो फंड यहाँ पे आपके लिए अगेन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। गाइस लास्टली बात करी गई अल्फा का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है यहाँ पे आप 12.96% का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का अल्फा की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.6% का। एंड बात करें कैटेगरी का अल्फा का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.34% का। तो गाइस अल्फा के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड्स का अल्फा काफी शानदार दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का तो इसका अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है ऑलमोस्ट 13% के आसपास में। यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 13% से बीट किया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों मिड कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मुझे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड काफी शानदार दिखने को मिलता है क्योंकि इस फंड का रिटर्न भी काफी शानदार है एंड रिस्क रेशियोज भी देखें तो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। हाँ ये बात जरूर है कि भाई इस
इस फंड का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है थोड़ा सा हायर साइड में दिखने को मिलता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दो ऐसे ही स्मॉल कैप फंड्स के बारे में जिसमें पहले तो लमसम अलाउड है एंड ये दोनों फंड्स आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है आने वाले 12 से 15 सालों में। तो गाइस स्मॉल कैप कैटेगरी से हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में एंड इन दोनों फंड्स को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो साल 2024 में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.44% का। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का साल 2024 की रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.27% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का साल 2024 का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.89% का। तो गए साल 2024 में इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स ने अपनी कैटेगरी को अंडर परफॉर्म किया हुआ है, मार्जिनली ही सही लेकिन अंडर परफॉर्मेंस जरूर दिखने को मिल रहा है। और गाइस एक बात आप सभी को मैं यहीं पे क्लैरिफाई कर दूं कि ये दोनों फंड मैंने क्यों चूज किया हुआ है, क्योंकि गाइस स्मॉल कैप कैटेगरी से काफी सारे फंड ऐसे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है, लमसम अलाउड नहीं है। और यही दोनों फंड जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है जहां पे एसआईपी भी अलाउड है एंड लमसम अलाउड है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने इन दोनों फंड्स को यहाँ पे कंसीडर किया है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.57% का। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.37% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.75% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखे तो यहाँ पे दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न देखे तो वैसे काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है एंड अपने कैटेगरी के आसपास में ही है या फिर उससे बेहतर है। लेकिन बात करी गई जिन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न पिछले 3 सालों में काफी शानदार है तो वो फंड है यहाँ पे आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 48.79% का। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.9% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.84% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में देखे तो दोनों फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। स्पेशली बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का तो इसका रिटर्न पिछले 5 सालों में बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 48 से लेके 49% के आसपास में। वहीं बात करी गई जिन दोनों ही फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का तो पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.41 का। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.9 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 15.33 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में देखें तो यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.29 का। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.22 का। एंड बात करें कैटेगरी का शार्प रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.15 का। तो गाइस शार्प रेशियो के मामले में दोनों ही फंड्स अपने कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का तो इसका शार्प रेशियो थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल रहा है। लास्टली बात करी गई अल्फा का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 5.94% का। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का अल्फा की बात करें तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 3.96% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 3.1% के आसपास में। तो गाइस अल्फा के मामले में भी देखें तो दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का जो नंबर है बेहतर दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी एवरेज से। हालांकि बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है ये कंपैरेटिवली बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल क्वांट स्मॉल कैप फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है क्योंकि इस फंड का रिटर्न भी देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है एंड रिस्क रेशियोज भी देखे तो बेहतर दिखने को मिलता है बारिंग स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि थोड़ा सा हाइट साइड में दिखने को मिलता है। यानी कि ये फंड आपको रिटर्न भी ज्यादा बना के देगा तो यहाँ पे रिस्क भी काफी ज्यादा होने वाला है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।